नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चूंकि ये यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके तहत ये आएगा, तो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत हम लोग इस पूरे विवाद को समझने का और ये पूरे ट्रीटी को समझने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी के लिए विशेष रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो जो भी मेंस का तैयारी कर रहे होंगे, ये इसका स्टैटिक पोर्शन प्लस डायनामिक पोर्शन दोनों ही हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहां से एक प्रश्न देख सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि सिंधु जल समझौता केवल जल बंटवारे का समझौता नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति का महत्वपूर्ण आधार है। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हैं और प्रीलिम्स के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी समझेंगे। देखिए, सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी किस किस के मध्य हुआ? तो ये समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य हुआ। और यह समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और यह समझौता जल बंटवारे से संबंधित था। अब मानचित्र के जरिए समझते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ था समझौता? सबसे पहले कि ये समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और इसकी मध्यस्थता किसने किया था? तो वर्ल्ड बैंक ने किया था। और इसमें जो जम्मू कश्मीर की नदियां हैं जो भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं, उन नदियों को लेकर के जल बंटवारे पर एक समझौता हुआ था। मानचित्र में आप देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी है, ये झेलम है, चिनाब है, और इधर रावी है, ब्यास है और सतलज नदी है। तो इसमें क्या है कि देखिए, सिंधु, झेलम और चिनाब को इस समझौते के अंतर्गत पश्चिमी नदियां कहा गया। पश्चिमी नदियां में कौन कौन आता है? सिंधु, झेलम और चिनाब। और रावी, व्यास और सतलज को पूर्वी नदी कहा गया, पूर्वी नदी। और इस समझौता में यह तय हुआ कि जो 3 पूर्वी नदी है, रावी, व्यास और सतलज, इसके जल का प्रयोग भारत करेगा। और अपने हितों के अनुरूप वो यहाँ पे डैम भी बना सकता है जल विद्युत उत्पादन के लिए, और जैसे चाहे जितना चाहे पानी का उपयोग कर सकता है। तो पूर्वी नदी पर किसका अधिकार था? भारत का। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत रावी, ब्यास और सतलज नदियों के पानी का पूर्णतः प्रयोग भारत कर सकता था। जो पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसमें कहा गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। कितना? पाकिस्तान करेगा। और केवल 20% जल का जो है प्रयोग भारत करेगा। और मध्यस्थ कौन रहा? वर्ल्ड बैंक रहा। ठीक है, तो सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी आवंटित किया गया पाकिस्तान को, और उसका कुल 80% पानी पाकिस्तान को देने का निर्णय किया गया, समझौता हुआ। उसके बाद देख लीजिए, यही चीज है कि पूर्वी नदी भारत को और पश्चिमी नदी पाकिस्तान को। ठीक है, तो पूर्वी नदी का तो भारत स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता था, लेकिन जो पश्चिमी नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब,
उसका 80% जल पाकिस्तान को मिलना तय हुआ। अब आगे देखिए, ये चर्चा में अभी क्यों है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठा रहा है। आपको पता होगा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, अस्थायी रूप से इस समझौते को रद्द कर दिया है पहलगाम अटैक के बाद। आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस बार मानसून कमजोर पड़ गया है, पूरे सूखे की स्थिति बनी हुई है, तो जो पाकिस्तान का लाइफ लाइन था वो इंडस रिवर को, सिंधु नदी को माना जाता है। पाकिस्तान के कुल एग्रीकल्चर कृषि योग्य भूमि पर 90% सिंचाई सिंधु नदी के पानी से होता है। लेकिन भारत ने इस पानी को रोक दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। और अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसको उठा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो पीएसी है, वहां पर भी पाकिस्तान इसको उठाया। तो उन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान हर, मतलब यदि कोई विवाद हुआ तो वो समझौता टेबल पर करने के बजाय, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से निपटारा करने के बजाय वो न्यूक्लियर बम का धमकी जरूर देता है। तो अभी पाकिस्तान के मंत्री ये कह रहे हैं कि हम, यदि ये ऐसा नहीं किया, भारत पानी नहीं छोड़ा, तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो ये तो पाकिस्तान का फितरत है। लेकिन भारत अब इस प्रकार के धमकियों से बिल्कुल चिंतित नहीं है, बल्कि वो और एग्रेसिवली तैयारी करके बैठा हुआ है। तो आगे देखिए, हालिया घटनाक्रम में जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। और इस आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार जो पहला स्टेप लेता है वो यही कि सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। और तब भी हम पढ़ाते हुए कहे थे कि ये गोली चलाने से ज्यादा असरकारक निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया है और इसका असर आने वाले समय में आपको दिखाई देगा, जो अब दिखाई दे रहा है। तो भारत इस समझौते को हॉल्ट इन एबियंस कर दिया है, यानी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। और भारत का स्पष्ट या सख्त रुख है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। भाई, हम आपको पानी पिलाएं, आपको जिंदा रखें, आपकी अर्थव्यवस्था की नींव इंडस रिवर की वजह से है, और आप आतंकवादी भेजें, हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करवाएं, उनका खून बहे, तो ये चल नहीं सकता है। ठीक है, ये चल नहीं सकता है। तो इसलिए इंडस ट्रीटी को पहले सस्पेंड किया, उसके बाद जाकर के भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। और ऑपरेशन सिंदूर का क्या परिणाम हुआ, इसको पूरा दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। खैर, तो भारत ने अपना रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सीमा पार आतंकवाद के रहते इस समझौते के रणनीतिक लाभ पाकिस्तान को नहीं दिए जा सकते। इसके बाद से पाकिस्तान में गहरा जल संकट और कूटनीतिक हलचल मची हुई है। बिल्कुल पानी के अभाव में वहां पर एकदम से हाहाकार मचा हुआ है, सूखे सूखे की स्थिति बनी हुई है। तो जो राजनीतिक महकमा है उसमें अब हलचल मचा हुआ है। सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस खबर को उठाया जा रहा है। समझौते की मुख्य विशेषता, इंडस वाटर ट्रीटी की क्या विशेषता है, इसको समझिए। पहला कि समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 19 सितंबर 1960 को। तो ये प्रीलिम्स के लिए, किसी भी कंपटीशन के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंधु वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर कब हुआ,
19 सितंबर 1960 को। और कहां पर हुआ था? तो कराची में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ। 19 सितंबर 1960 को इस पर हस्ताक्षर हुआ और जिसमें तय हुआ कि पूर्वी नदी जो रावी, ब्यास और सतलज का जो जल है उसका भारत उपयोग करेगा स्वतंत्र रूप से, और सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश जल यानी 80% जल वो पाकिस्तान को मिलेगा। बावजूद इसके जो पश्चिमी नदियां हैं यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जरूर याद रखिएगा, पश्चिमी नदी, पूर्वी नदी, ठीक है। तो पश्चिमी नदी में सिंधु, झेलम और चिनाब आता है। तो 80% जल का उपयोग तो करेगा लेकिन उस समझौते में यह था कि भारत को इन नदियों के पानी का उपयोग पनबिजली, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कृषि और सीमित भंडारण करने का अधिकार होगा। यानी भारत इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैसा होगा ये भी क्लियर किया गया था कि भाई आप पूरी तरह से पानी को रोक करके नहीं बनाएंगे। तो आगे इस पर चर्चा करेंगे। साथ में इस समझौते के तहत एक आयोग का भी गठन किया गया जो भविष्य में यदि जल विवाद हो तो आयोग इसका समाधान करे। दोनों देश के आयुक्तों का एक आयोग बनाया गया जिसमें यह भी था कि डेटा भी साझा किया जाएगा, यानी भारत कब कितना पानी छोड़ा, ठीक है, ये भी डेटा शेयर किया जाएगा। तो ये था इस समझौते का। लेकिन वर्तमान स्थिति जरा देख लीजिए। वर्तमान स्थिति क्या है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद इस संधि को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। तो उस पर पाकिस्तान का कहना यह है, पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कानूनी रूप से बाध्यकारी मतलब भारत इस पानी को रोक नहीं सकता है, यहां भारत की मर्जी नहीं चलेगी, इसको एक तरफा समाप्त नहीं किया जा सकता है, यह पाकिस्तान का दावा है। लेकिन भारत का रुख क्या है कि भारत कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजना और बुनियादी ढांचे भारत जो है वो इस पर तैयार कर रहा है। तो इंडस वाटर ट्रीटी में ये पहले से था कि भारत यहां पर अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होना चाहिए। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि नदी के प्रवाह को बनाए रखते हुए पनबिजली तैयार करना, इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो भारत कह रहा है कि भाई देखो हम तो पहले से हैं कि हम ये बना सकते हैं, इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। अब देख लीजिए, थोड़ा सा निष्कर्ष भी देखिए कि सिंधु जल समझौता केवल जल का बंटवारा नहीं बल्कि यह दक्षिणी एशिया की शांति, स्थिरता और सहयोग का प्रतीक रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत का निर्णय राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को सर्वोपरि मान करके लिया गया है। यानी भारत जो इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है वो अपने राष्ट्रीय हित को और सुरक्षा को ध्यान में रख के किया है। आगे चलिए देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया था। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है? विवाद समाधान तंत्र। सिंधु जल समझौता के आर्टिकल 9 में विवाद को सुलझाने के लिए 3 स्तरीय 3 टायर व्यवस्था बनाई गई। पहला था अस्थाई सिंधु आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन यानी पीआईसी बनाया गया। किसी भी तकनीकी समस्या या असहमति को पहले दोनों देश के आयुक्तों वाली अस्थाई सिंधु आयोग के सामने रखा जाएगा। यदि इस समझौता में कोई तकनीकी समस्या या असहमति आता है तो उसको पहले कौन देखेगा? परमानेंट इंडस कमीशन
जिसमें दोनों देशों के आयुक्त होंगे। यदि इनसे मामला नहीं सुलझा तो दूसरा स्तर था नेचुरल एक्सपर्ट, तटस्थ विशेषज्ञ। यानी जब पीआईसी से मामला नहीं सुलझता था तो इस मैटर को कहां भेजा जाता था? नेचुरल एक्सपर्ट के पास, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जो तटस्थ विशेषज्ञ हैं। और वर्ल्ड बैंक द्वारा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाती है। तो पीआईसी से मामला नहीं सुलझता था तो वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करता था और वो फिर मामले को देखता था। इसके बाद तीसरा था कि मध्यस्थता न्यायालय, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। यदि विवाद बहुत गंभीर हो जाए तो मामले का निपटारा कहाँ होगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, हेग में, पीसीए में, है ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मामला जाएगा। और यहीं से ये विवाद शुरू हुआ। पाकिस्तान चला गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के पक्ष में एक तरफा निर्णय कर दिया कि हाँ, भारत इस ट्रीटी को अकेले समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बाद में इस पर भी चर्चा करेंगे। यहां से विवाद शुरू हुआ पीसीए से, और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जिसने पाकिस्तान के फेवर में डिसीजन दिया, भारत ने उसको मानने से ही इनकार कर दिया। बोला कि ये तो एक तरफा निर्णय है, खून और पानी तो साथ बह नहीं सकता है। तो वर्तमान स्थिति क्या है 2026 में, वो देखिए जरा। कि पीएससी क्या किया? पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मई 2026 में पीसीए ने पनबिजली परियोजना की पानी को रोकने की क्षमता पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे भारत ने अवैध और अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया। अब भारत क्या किया कि ट्रीटी को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन भारत इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो रन ऑफ द रिवर वाला था, अब इसको बड़ा करना शुरू कर दिया। भारत कहा कि भाई संधि में तो है ही कि हम रन ऑफ द रिवर जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को ये आशंका था कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के नाम पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम पर ये डैम बना करके पानी को रोक देगा। इसीलिए ये चला गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि जो भारत जो पनबिजली परियोजना बना रहा है उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि कोई भी पनबिजली परियोजना प्रोजेक्ट इस तरह का होता है, डैम बना करके एक तरफ पानी को रोक दिया जाता है, और फिर पानी को आप देखते हैं कि तेज रफ्तार से गेट के जरिए निकाला जाता है, और इसी गेट में टरबाइन लगा होता है जो घूमता है और फिर पनबिजली तैयार होता है। तो इधर देख लीजिए अब क्या हुआ। भारत ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद क्या किया, कश्मीर में भारत की नई पनबिजली परियोजना, समझौता स्थगित होने के बाद भारत ने जो पश्चिमी नदियां हैं, ठीक है, चिनाब और झेलम पर पानी का घरेलू उपयोग बढ़ाने के लिए 3 बिलियन का निवेश किया। 3 बिलियन डॉलर मतलब 25,000 करोड़ रुपया का निवेश किया डैम बनाने के लिए। यह घटना ऑपरेशन सिंदूर के बाद का है, और भारत इन नदियों पर यानी चेनाब और झेलम नदियों पर
2.35 गीगावाट बिजली पैदा करने के लिए डैम बना रहा है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। इसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है? तो दुलहस्ती परियोजना, ये अक्सर आप देखेंगे कि यूपीएससी में पूछता है, ये किस डैम पर बनाया जा रहा है, सॉरी किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर। और ये कितना मेगावाट बिजली पैदा करेगा? 260 मेगावाट। तो प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत क्या किया, दुलहस्ती परियोजना स्टेज 2 शुरू किया। पहले से तो ये था ही। अब दुलहस्ती प्रोजेक्ट स्टेज 2 को पर्यावरण मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। अब इस पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी को लेकर के पाकिस्तान चला गया पीसीए में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में मामला को लेके गया। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट भारत शुरू किया चिनाब पर ही, जो किरथाई स्टेज 2। तो पहले से किरथाई स्टेज 1 चल ही रहा था, लेकिन वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट था। अब भारत इसको बड़ा कर रहा है। तो किरथाई प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। और ये 930 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, यानी ये 930 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। और भारत इसमें, पाकिस्तान इसमें कुछ अपना मत कहते हैं ना कि विरोध जताया था, तो भारत इस प्रोजेक्ट को रोके हुए था, किरथाई स्टेज 2 को। ये सब विवाद से पहले की बात है। लेकिन जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो किरथाई स्टेज 2 शुरू कर दिया। इस पर भी पाकिस्तान आपत्ति जताया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। दूसरा है कि चिनाब ब्यास लिंक टनल बना रहा है भारत। ठीक है, चिनाब ब्यास लिंक टनल। अब ये चिनाब ब्यास लिंक टनल क्या है? तो इसके जरिए चिनाब और ब्यास नदी को इस टनल के जरिए, चूंकि वो पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस टनल के जरिए दोनों नदी को लिंक कर रहा है भारत, जोड़ रहा है। ठीक है। और टनल बनाने में 2352 करोड़ रुपया का कुल लागत है। और इसमें क्या कर रहा है भारत कि चिनाब नदी के पानी को ब्यास नदी की तरफ मोड़ रहा है। ठीक है, पहले तो ये पाकिस्तान में जाता था, अब इसको ब्यास नदी में मोड़ रहा है और इसका पूरा पानी किसके पास आ जाएगा? भारत के पास आ जाएगा। तो पहले क्या था कि पूर्वी नदी पश्चिमी नदी दोनों नदी का पानी जाता था, भारत बहुत कम उपयोग करता था। लेकिन अब भारत ये कह रहा है कि भैया देखो मेरे हिस्से का तो जो 3 नदी है ना, पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी जरूर याद रखेंगे। तो भारत ये कह रहा है कि जो पश्चिमी नदी है वो आपको मिला है, और पूर्वी नदी, तो पूर्वी नदी का तो अब थोड़ा भी पानी नहीं जाएगा। और जो पश्चिमी नदी है उस पर हम ट्रीटी को सस्पेंड कर दिए हैं, अब हम इसको मानते ही नहीं है। तो हम इस पर भी अब अपना डैम बना रहे हैं। तो इसके तहत आप देख लीजिए चिनाब ब्यास लिंक टनल भी बना रहा है। इसके अलावा सलाल बांध सेडिमेंट बाईपास टनल भी बना रहा है भारत। ठीक है। और ये जो जम्मू कश्मीर में सलाल डैम बन रहा है, ये 268 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। अब ये देखिए, सलाल डैम सेडिमेंट बाईपास टनल है। तो सेडिमेंट बाईपास, सेडिमेंट का मतलब होता है गाद, मिट्टी। तो मिट्टी हटाने के लिए एक बाईपास सुरंग बनाई जा रही है ताकि बांध की पानी रोकने की क्षमता बनी रहे। ठीक है, जैसे गाद को हटा करके और गहरा करके और वहां पर एक सुरंग बना दिया जाए जिससे पानी ज्यादा से ज्यादा रोक सके भारत। ठीक है। अब टकराव का क्या कारण है, सो देख लीजिए।
सिंधु जल समझौता का नियम क्या कहता है कि भारत पश्चिमी नदियों पर ऐसी परियोजना बनाएगा जिससे पानी का बहाव न रुके, यानी रन ऑफ द रिवर हो। और पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत इन नदियों पर बड़े डैम बांध बना के और सुरंग बना लेगा तो वो जब चाहेगा पाकिस्तान का पानी रोक देगा या बाढ़ ला देगा, अचानक से छोड़ ही देगा। एक जैसे अभी सूखे से मर रहा है और उसके बाद थोड़ा सा बारिश हो तो वहां सोचेगा कि अब खेती कर लेते हैं, कि अचानक पानी छोड़ देगा तो पूरा डूब जाएगा। चूंकि भारत ने आतंकवाद के विरोध में समझौते को रोक दिया है, इसलिए भारत अब अपनी रणनीतिक बढ़त का इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान वाटर वॉर की गिदर भभकी दे रहा है। अब जो पाकिस्तान के मंत्री हैं वो अब भारत को धमका रहे हैं, है ना। वो भारत को धमका रहे हैं कि अब देख लो, बहुत अब जो है पानी तो मिल नहीं रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पानी सर से ऊपर हो गया है तो अब हम न्यूक्लियर अटैक ही कर देंगे। और ऐसा पाकिस्तान इसलिए कह रहा है कि पूरे दुनिया का ध्यान वो आकर्षित कर सके और पूरा दुनिया जो है उसको कहे कि हाँ भैया आप परमाणु बम मत चलाइए, है ना, ये एकदम से वैश्विक संकट हो सकता है। तो सब चाहता है कि अट्रैक्शन मिले, पूरे विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित हो, पाकिस्तान इसलिए ये सब कर रहा है। उसके पास एटम बम है, तो पहले से ही जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई एटम बम हम भी दीपावली पे चलाने के लिए तो रखे नहीं हैं। तो एक तरफ है कि वो बोलते ज्यादा है, इधर बोलता कम करता ज्यादा है। तो देख लीजिए, समझौता स्थगित होने का पाकिस्तान पर, अच्छा, क्या असर पड़ा है इसको भी जरा देख लीजिए। पहले तो भारत क्या किया, डेटा ब्लॉकेज कर दिया। अब पाकिस्तान को यह इंफॉर्मेशन ही नहीं देता है कि वो कितना पानी छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है वो भारत ने देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत कब पानी छोड़ेगा, कितना मात्रा में पानी छोड़ेगा, तो या रोक देगा। तो वहां क्या हो जाता है, रोक देता है तो सूखा पड़ जा रहा है, या अचानक से छोड़ दे रहा है तो बाढ़ आ जा रहा है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा था वो भारत ने, जो कि डेटा ब्लॉकेज कर दिया, भारत ने बंद कर दिया ये सूचना देना। अब पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था है वो तो कृषि अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान की 90% से अधिक फसलें सिंधु बेसिन के पानी से सींची जाती हैं। अब इस साल आप देख रहे हैं कि भीषण गर्मी है और एल नीनो इफेक्ट की वजह से मानसून कमजोर पड़ गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फसल बर्बाद हो रहे हैं, खेती हो ही नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त आप ये भी जानिए, एक तो कि कृषि संकट है सो है ही, पाकिस्तान में इसके वजह से बिजली संकट भी उत्पन्न हो सकता है, वो भी ठप हो सकता है। कैसे? तो पाकिस्तान में लगभग 21 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, 21 के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, और ये सभी प्लांट जो हैं वो इसी रिवर सिस्टम पर हैं, इंडस रिवर सिस्टम पर, जो पश्चिमी नदियां हैं उसी पर, वो जो 3 नदी है उसी पे बनाए हुए हैं। तो यदि पानी के फ्लो में भारत बदलाव लाता है तो जो पावर ग्रिड पाकिस्तान बनाए हुए है, उधर जो वो डैम बनाए हुए हैं पानी रोक करके जो वो बिजली उत्पादन करता है, जब पानी ही नहीं मिलेगा तो वो उसका पावर ग्रिड क्या होगा, ठप हो जाएगा, तो बिजली संकट की स्थिति हो जाएगी। तो पाकिस्तान इतना अभी घबराया हुआ है कि वो जून 2026 के अंत में इस्लामाबाद में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और पूरे दुनिया से गुहार लगाया कि भैया देखिए, या तो आप लोग भारत को मनाइए और नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। कैसे, आप देख सकते हैं, जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इसाक डार और बिलावल भुट्टो, ये पूरे दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि यह समझौता टूटा तो पूरा का पूरा वैश्विक कूटनीतिक ढांचा ढह जाएगा।
ठीक है, ढांचा ढह जाएगा और हम भारत पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आशिफ कह रहे हैं ख्वाजा आशिफ कह रहे हैं कि पानी रुकने की स्थिति में पाकिस्तान भारत के खिलाफ वाटर वॉर शुरू कर देगा। यानी आप पानी नहीं देंगे तो हम युद्ध शुरू कर देंगे। ठीक है, वाटर वॉर यानी पानी के चलते हम लड़ाई शुरू कर देंगे। दूसरी ओर भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है, वो रणनीतिक नीति जो है वो भारत के पक्ष में है। कैसे? तो भारत पूरे दुनिया में कह रहा है कि भैया देखिए, आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकता है। आप देख लीजिए कि इतना, मतलब लड़ना है तो आमने सामने लड़िए, लेकिन ये आतंकवादी भेजकर हमारे निर्दोष बेगुनाह लोगों की जान लेता है। इसलिए अब ये संभव नहीं है कि आतंक और पानी साथ साथ चले। तो भारत ने यूनाइटेड नेशंस में साफ कह दिया है कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह से बंद नहीं करता है और हमको एश्योर्ड नहीं करता है कि भविष्य में इस तरह की अब किसी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब तक हम इस समझौते को सस्पेंड रखेंगे। ठीक है, भारत भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है यूनाइटेड नेशंस में। यानी भारत का है कि हम एक बूंद अतिरिक्त पानी इसको नहीं देने वाले हैं। ठीक है, और जो हेग न्यायालय यानी पीसीए के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जरिए जो फैसला दिया गया पाकिस्तान में, उसको भी भारत ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। कहा ये अवैध और अमान्य है, हमारे नागरिकों का खून बहे और हम उसको पानी दें, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो भारत क्या कर रहा है? कहा कि भैया देखिए, अब हम अपने हिस्से का भी पानी पाकिस्तान को देते थे। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने हिस्से का पूरे पानी का प्रयोग करेंगे और जो बाकी पश्चिमी नदियां हैं उसके भी पानी को भी हम जाने से रोकेंगे। तो भारत क्या किया? चिनाब और झेलम पर तेजी से डैम बना रहा है, टनल बना रहा है, नहर बना रहा है, सिंचाई नहर, और इसका वो उपयोग जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को पीने का पानी, बिजली मिले, कृषि का विकास हो। भारत कहा कि हम अब इसको जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इसको अपने उपयोग में लाने वाले हैं। ठीक है, तो भारत कह रहा है कि भैया देख लीजिए, अब हम इससे जो है ना, अब आपको तो देंगे नहीं, अब हम अपना पनबिजली उत्पादन करेंगे, पीने की पानी की उपलब्धता को बढ़ाएंगे, सिंचाई और कृषि को बढ़ावा मिलेगा इससे, और स्थानीय लोगों का जीवन बेहतर होगा। तो भारत जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है वो भारत के पक्ष में है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पर और गहरा समझ विकसित करेंगे। बहुत ही चर्चा में है ये विषय। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इवन की साक्षात्कार के लिए भी आप इस टॉपिक पर अच्छे से गहन अध्ययन कर लेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। नमस्कार।